नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी। यूं देश में दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है, पर राहुल गांधी इस चुनाव में अपनी सक्रियता को लेकर इस समय चर्चा में नहीं है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका प्रवास पर है और जब जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और विदेश में अगर वो पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं, सार्वजनिक रूप से संवाद का कोई वातावरण बनाते हैं, तो तय बात है कि वो विदेश में जो कुछ बोलते हैं वो अपनी जगह, पर उस पर देश में जो भूचाल आता है सियासत में वो अपनी जगह। तो इस बार भी ऐसे ही है। राहुल गांधी अमेरिका गए हुए, उस कार्यक्रमों में वो अपने विचार विभिन्न मसलों पर रख रहे हैं और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार भारत के अंदर भाजपा को काफी उत्तेजित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी समझ के अनुसार बातें कही। उनका यह मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी से लोगों ने डरना छोड़ दिया। उन्होंने ये भी बताया कि देखो, संघ जो है वो महिलाओं के संदर्भ में ठीक सोच नहीं रखता है, भाजपा की भी महिलाओं के संदर्भ में सोच ठीक नहीं है। उनका मानना है कि देश विभिन्न विचारों से बना है, जबकि संघ भारत को एक विचार के तौर पर देखता है। तो कुल मिलाकर ऐसे तमाम बातें उनके संदर्भ में है। साथ ही साथ चीन की उन्होंने सराहना की, इस संदर्भ में सराहना की कि देखो, वहां पर बेरोजगारी कोई विषय नहीं है। वियतनाम और चीन दोनों ऐसे देश है जहां पर बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, पर भारत में बेरोजगारी मुद्दा है, यूरोप में बेरोजगारी मुद्दा है, अमेरिका में भी बेरोजगारी मुद्दा है। और ये इसलिए है क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पर उस तरीके से फोकस नहीं किया। तो कुल मिलाकर सवाल बहुत तेरे हैं। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हमें बात करनी है। भाजपा किस हद कदर नाराज है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी का कहना है कि यह सीधे देशद्रोह का मसला है, उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, राहुल गांधी के पूर्व सहयोगी, भी खासे नाराज है। अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, अनिल विज, तमाम नाम हैं जो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों पर बेहद नाराजगी जता रहे हैं। पर उनके बयानों के मायने क्या है? राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं और राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं वो कितना सच बोल रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ में शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। जितेंद्र तिवारी जी हैं, संघ विचारक हैं। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तमाम बातें राहुल गांधी कहते हैं, वो संघ उनकी बातों को किस नजरिए से देखता है, यह समझाने के लिए जितेंद्र जी हमारे साथ है। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालकर करते हैं और फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। Simple battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। तो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। सरकार भाजपा की है, भाजपा का मंत्री जो है एक प्रकार से निर्भीक रूप से कह रहा है, समझना मुश्किल है। शरद जी मेरे साथ में है। शरद जी, क्या कुछ राहुल गांधी ऐसा गलत कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा कि संघ एक विचार के तौर पर भारत को देखता है, जबकि भारत कई विचारों से मिलकर बना हुआ है। राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर हमला बोलना चाहा, हमने उस हमले को रोक दिया। ये बताने की कोशिश राहुल। और राहुल गांधी अगर ये बोल रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी को लेकर कोई विषय नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, हर तरफ मेड इन चाइना चल रहा है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है?
मेड इन इंडिया करने से किसने रोका आपको? मेक इन इंडिया कहां तक पहुंचा, ये सवाल अगर उठ जा रहा है तो आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं शरद जी? ये राहुल गांधी को लेकर इतना डरते क्यों हैं आप लोग? हिमांशु जी देखिए, ये आप भी जानते हैं कि हम किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्या डर रहे हैं और किस हद तक डर रहे हैं। और मुझे लग रहा है शायद राहुल जी आपसे ज्यादा जानते होंगे हम किससे डर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इनका किरदार, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही यही रहा है कि विदेशियों से इनकी साठगांठ होती है। जब विदेश जाते हैं तब ये इस तरह की बातें करते हैं। आप देखें कि चीन से इन्होंने, जब हम चीन का इलाज कर रहे थे बॉर्डर पे, हमारी फौज कर रही थी, तब इन्होंने कहा गए थे चीन की एम्बेसी में उनसे रात में मिलने, रात के 11-12 बजे के करीब मिलने गए थे। और उसके बाद जब ये पूछा गया कि क्या आप मिलने गए थे, तो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट पे कहा कि नहीं साहब हम मिलने नहीं गए थे। फिर उसके बाद चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि नहीं साहब ये हमसे मिलने आए थे। फिर इन्होंने कहा कि हाँ साहब मिलने आए थे। उनसे 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ इनका कोई करार हुआ था जिसमें राहुल जी साइन कर रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके सामने दस्तखत हुए हैं। इन्होंने इन्हें ये सार्वजनिक नहीं किया कि वो किस चीज का एग्रीमेंट था। एक आप इंडिपेंडेंट देश से हमारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, फिर ये पता चला कि इन्होंने उनसे 1.5 करोड़ रुपया लिया था। उसके पहले इन्होंने जाकिर नायक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से इन्होंने 50 लाख रुपया लिया। तो और अब ये अमेरिका से क्या ले रहे हैं और बाकी विदेशी कंपनियों से या देशों से क्या ले रहे हैं, क्या बीच में थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। आपको नहीं लग रहा कि अपन काफी नीचे लेवल पे बात कर ली है? 1.5 करोड़ 50 लाख क्या मायने रखते हैं आजकल? 1.5 करोड़ 50 लाख मतलब अरबों के मामले के बीच में, मतलब राहुल गांधी चाइना के हाथों केवल 1.5 करोड़ में बिक गए। आपका कहने का मतलब ये है जाकिर नायक फाउंडेशन से 50 लाख रुपए मिलने पर राहुल गांधी बिक गए? ये बताना चाह रहे हो शरद जी? अब वाकई आपकी बात में संजीदगी है? हिमांशु जी, ये तो वो बात है जो सार्वजनिक आई है, ये जो पब्लिश हुआ है, या ये जो हमारे प्रेस ने खोज के निकाला है। असलियत क्या है ये तो राहुल जी जानते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये भी। रुकिए शरद जी, देश में सरकार आपकी 10 साल से, और आप बता रहे हो, वो गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं दुश्मन देश के साथ। तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि ये चीन को दुश्मन देश आपने कब घोषित किया? जिस समय मैं राहुल गांधी का उल्लेख कर रहा हूं, उसी समय पर साबरमती के किनारे झूले पे झूलते हुए भी हमने देखा था चीन के राष्ट्रपति को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। तो आप झूला झूलो तो ये देशभक्ति का परिचायक, और राहुल गांधी मुलाकात भी कर ले तो ये देशद्रोह का परिचायक। ये दोनों बातें कैसे कर लेते भाई आप? आतंकी संगठन से आप पैसे ले रहे हैं, जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और जाकिर नायक जो हैं वो इंडिया में डिक्लेयर्ड आतंकी हैं। अगर आप उनसे पैसे ले रहे हैं तो ये वास्तव में एक सोचने वाली बात है। इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये इनका, ये अब अमेरिका से क्या ले रहे हैं और क्यों इस तरह का बयान वहां दे रहे हैं, जिन्होंने उससे पहले भी आप देखें कि जब अमेरिका ने कहा नेहरू जी से कि साहब हम भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में लेना चाहते हैं, तो नेहरू जी ने मना कर दिया। फिर जब रूस ने सन 55 में कहा कि हम आपको चाहते हैं आप सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाएं, तो नेहरू जी ने मना कर दिया। तो इनका तो भारत विरोधी गतिविधियों में शुरू से इनका ये शरद जी, अपन थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने मना कर दिया, आप तो 10 साल से हो ना, क्यों नहीं आए थे सिक्योरिटी काउंसिल में? आपका तो पुरुषार्थ इतना बढ़ चढ़कर है। जवाहरलाल नेहरू का पुरुषार्थ था ना, तभी तो जवाहरलाल नेहरू को बोला गया कि आप आ जाइए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब तो आपने देश को बहुत मजबूत कर दिया है, आपको प्रस्ताव क्यों नहीं मिलता? एक सवाल। दूसरा मेरा जो सवाल था, हम जरा राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान या उनके दिए गए भाषण पर केंद्रित रहते हैं। जानना यह है कि राहुल गांधी ने इस बार अमेरिका में ऐसा क्या बोल दिया है जिसके कारण से आप लोग देश में बैठे बैठे इतने परेशान हो रहे हो? थोड़ा उस पर रोशनी दो ना कि देखो राहुल गांधी ने कितनी गलत बात बोल दी, राहुल गांधी ने कितना आपत्तिजनक बोल दिया। थोड़ा इसके विषय में बताइए। फिर आप नेहरू जी तक पहुंच गए। राहुल जी ने कुछ गलत बोला नहीं है क्या जो आपको नेहरू जी का उल्लेख करना पड़ रहा है? हिमांशु जी, इससे पहले जब ये इंग्लैंड गए थे तो वहां भी इन्होंने आह्वान किया था कि आइए आप हमारे यहाँ लोकतंत्र को बचाइए जी। जिस देश की वजह से हम आज इस हालत में हैं, उस देश में जाके कह रहे हैं कि वो देश आके हमें लोकतंत्र देगा, और हमारे यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही। जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री को जिन सांपों की जातियों से जिनका मुकाबला किया गया, उस सांपों की जातियां कम पड़ गई हैं, जानवरों की जातियां कम पड़ गई, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तुलना करी जा रही है। उसके बाद भी हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। किसी देश में आप बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री को इतने उपाधियां दी गई हो और उसके बाद भी लोकतंत्र खतरे में है?
जिन्होंने 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, जो ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, माननीय मोदी जी ने खुद कहा था कि 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया इन्होंने, जिन्होंने संविधान का कौन से कर्म करे थे, उनकी अंत्येष्टि संविधान की कर दी थी जब इमरजेंसी लगाई थी, तब कोई संविधान खतरे में नहीं था। 84 में क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी आए तब संविधान खतरे में आ गया। आज पहली बार इतिहास में, जब 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने करवाए थे, तब भी पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनकी टांगें नहीं कांपी थी। पहली बार 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान के जनरल साहब की टांगें कांपने लगी हैं। तो जहां जब जब देश मजबूत होता है तब तब राहुल जी जाते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आइए आप हमको बचाइए, हमारे यहां लोकतंत्र को बचाइए। अच्छा, मतलब बांग्लादेश बना दिया तो टांगे नहीं कांपी थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो टांगे कांप गई। ये दलील है शरद त्रिवेदी जी की। पर ये वो चाइना हमारे यहाँ पर आया, उसके संदर्भ में हमारा क्या हुआ, इस पर भी थोड़ा रोशनी दीजिए शरद जी। तब टांगे किसकी कापी है जी? वो जो चाइना के लोग हमारी सीमा पर आ गए, जिसमें 15 दौर की 18 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, उसके संदर्भ में भी कोई टिप्पणी कर लीजिए। देखिए, जितने हमारे वहां मारे गए थे, जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे ज्यादा, उसके दुगने ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 47 उनके मारे गए थे, जो चाइना ने आज तक नहीं कहा है जी। तो हम लोगों ने क्या उनका हश्र किया है वो चाइना को बहुत अच्छी तरह पता है, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मुझसे बेहतर जानकारी है। लेकिन अगर हम नेगोशिएट, बातचीत चल रही है उनके साथ, बॉर्डर पे हम लोग चाह रहे हैं कि शांति बनी रहे, शांति बहाल हो, कोई इस तरह की हरकत बॉर्डर पे ना हो, उसके लिए बातचीत चल रही है, निरंतर चलती है। वो निरंतर चलती है। शरद जी का कहना है बातचीत करने का अधिकार, शरद जी का कहना है कि उनको ही है, राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपसे पूछने के लिए मेरे पास कुछ अलहदा सवाल है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का मानना है कि महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, घर पर रहना, खाना बनाना और कम बोलना। किस आधार पर राहुल गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी, इनकी मौजूदगी में ही जो 33% आरक्षण है संसद में, विधानसभाओं में, वो बिल पारित हो पाया। आप तो केवल बात करते रहे, करा नहीं पाए। पर जिस भाजपा पर आपका आरोप है कि वो महिलाओं को घर के अंदर तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वो तो सुनिश्चित कर दिए 2029 के चुनाव इसी आधार पर होने हैं। राहुल गांधी को जानकारी वनकारी नहीं थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। नमस्कार आपके सभी पैनलिस्ट को और आपको भी डॉक्टर साहब। और आज का ये जो विषय आपने चुना है वाकई काबिल तारीफ मैं मानता हूँ। तर्क वितर्क, वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया में राहुल गांधी जी ने जो विमर्श स्थापित किया है, टेक्सास यूनिवर्सिटी से लेकर के और अभी जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है, उसमें मुझे लगता है कि उस पूरे डिबेट को कम से कम एक बार सुनना चाहिए, भाजपा के साथियों को, आरएसएस के साथियों को, और खुले दिल से जब सुनेंगे तो मुझे लगता है दिमाग को ओपन मंच पर इस बात को जब चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है उनको भी इसका लाभ होगा। पर दुख की बात है कि उस तर्क वितर्क और वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया को आप कहीं ना कहीं सुनना ही नहीं चाहते, और सुनना नहीं चाहते यही प्रश्न है राहुल गांधी का। सुनिए, समझिए और फिर अपने वक्तव्य को, हो सकता है आपके विचार से हम सहमत ना हो, आप हमारे विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन सुनिए तो। यहां तो एक तरफा है, वन वे ट्रैफिक है, बात ही नहीं सुनने को तैयार है। किसान बोलता है किसान की बात हम नहीं सुनेंगे, उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। मजदूर यदि अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसको रोड पे छोड़ देंगे। खिलाड़ी यदि कोई जवाब अपनी अधिकारों की बात करता है, महिलाएं यदि कोई चाहती है कि उनके साथ कोई शोषण अन्याय हुआ है तो उसका इलाज हो, आप उसे सुनते ही नहीं है। मणिपुर से लेकर के और मेघालय तक, और आप देख लीजिए हर जगह की घटनाओं को, ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती। इसी बात को तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सुनना चाहिए, और डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है कि आप सुने। बहुलतावादी विचार इसी को कहते हैं, सभी विचारों को आने दीजिए और विचारों के बीच में कम से कम आपस में वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया चलने दीजिए। ये बड़ा विशद विवेचना की जो बातें हैं उन्होंने कही है, वो तार्किक ढंग से कही है, वो उसको सतही लेवल पर जो यहाँ कुतर्क देखो कितने तार्किक लेवल पर कही। आपने तकरीबन 3 मिनट विस्तार से बोला, एक लाइन भी उस प्रश्न के संदर्भ में नहीं बोला जो उस प्रश्न मैंने आपसे पूछा। ऐसा आपने क्यों किया डॉक्टर अजय उपाध्याय? मैं उसी प्रश्न का जवाब आपको दिया कि महिलाएं यदि यहाँ पे
खिलाड़ी महिलाएं जो देश के सिर्फ सिर ऊंचा की सर्वोच्च मेडल लेकर आई, यदि वो बिलखती रही इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर, और उसके साथ न्याय नहीं हो पाया, तो ये विचार है क्या? इसी विचार की बात तो कर रहे हैं। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इस देश में आज भी आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वो बंद विचार। देखो डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप विषयांतर कर रहे हो। मतलब इंडिया गेट पर बिलखती रही, भाई पेरिस ओलंपिक में भी तो इसी सरकार के रहते हुए भाग लेने के लिए गई, लौटकर आई। भाजपा शासित राज्य हरियाणा ने 4 करोड़ रुपए का इनाम उसे दिया, बिना पदक जीते हुए भी दिया, इस आधार पर ही दिया कि उसके खाते में उपलब्धि है। कांग्रेस ने उसे टिकट दिया। पर मेरा जो सवाल था उस सवाल पर जाइए भाई। जिस भाजपा और आरएसएस को आप महिला विरोधी करार दे रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि 33% महिलाओं की अब संसद और विधानसभाओं में भागीदारी रहेगी। यह बिल अगर पास हुआ तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा हुआ। इसके बाद राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं कि भाजपा महिला विरोधी है? इसका उत्तर आना चाहिए डॉक्टर अजय उपाध्याय। एकदम इसका भी उत्तर आएगा, इसका उत्तर देना भी मैं चाहूंगा। सबको पता है कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से वो बिल पास कराए गए हैं कि 29 के बाद जब जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के आधार पर 29 में हम देंगे उनको रिजर्वेशन का लाभ देंगे। अभी क्यों नहीं दिया? लोकसभा में प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें क्यों नहीं इंटरनल लेवल पे पार्टी के अंदर 33% आरक्षण की बात की गई? संस्थाओं में क्यों नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? ये ना, कहीं गफलत में हो गए डॉक्टर अजय उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सांगठनिक स्तर पर महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई। एक थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अब आपने तो इसी पे आ गए कि 2029 में क्यों है, अभी क्यों नहीं है, और पूछ लेता हूं। ये राहुल गांधी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो मेरी भूमिका है ना, वो भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को बढ़ाना है। पर राहुल गांधी की शब्दावली में तो हमेशा संघ के प्रति नफरत, नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी दिखाई देती है। मोहब्बत कहां दिखती है? संघ के प्रति मोहब्बत हमने कभी देखी नहीं। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा अराजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके प्रति दुर्भावना, उसके प्रति नाराजगी, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति नफरत राहुल गांधी के हर शब्द से टपकती है। क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय इससे इंकार करेंगे? अब राहुल गांधी जी जो है वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर आरएसएस की जो सोसाइटी को देखने के तरीके, उस तरीके का विरोध करते हैं। आपके किसी विचार से हम असहमत हों, इसका मतलब मैं आपसे नफरत करता हूं, ऐसा नहीं। हम नफरती लोग हो ही नहीं सकते। हम तो नफरत के बजाय में मोहब्बत की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में पहला व्यक्ति है जो मोहब्बत की बात करके और 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल किया। अच्छा, एक बात बताओ डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये राहुल गांधी ने जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, समाज के हर वर्ग से मिले, छोटे से छोटे आदमी से मिले, बड़े से बड़े आदमी से मिले, किसी कुम्हार से भी मिले, किसी जूते बनाने वाले से भी मिले। ये संघ की शाखा में कब राहुल गांधी गए? समझने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि संघ काम कैसे करता है, संघ अपनी शाखा में क्या व्यवहार विचार रखता है। राहुल गांधी की ऐसी कोई खबर हमने अभी तक देखी नहीं डॉक्टर अजय उपाध्याय। कैसे माने कि राहुल गांधी ने संघ को समझने की कोशिश की और समझने की कोशिश के बाद में इस नतीजे पर पहुंचे? थोड़ा बताइए ना डॉक्टर अजय उपाध्याय, शायद आपको पता हो कि राहुल गांधी संघ की शाखा में कब गए। डॉक्टर साहब, हर चीज के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। अरे, संघ की शाखा में राहुल गांधी को जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी जिन विचारों को लेकर चल रहे हैं उस विचार के जस्ट विपरीत है संघ की विचार। सबको पता है कि भारत बहुलतावादी संस्कृति वाला देश है, सभी कल्चर को एक साथ लेकर चलता है। संघ कहता है नहीं, संविधान उसके लिए जो है, उसने कहा है शुरू के दिनों में जब भारत का संविधान बना था तो कि ये तो आयातित संविधान है, जो संविधान को नहीं मानता, जो भारत के झंडे को नहीं मानता। क्या ऐसे विचारधारा के अंदर जाकर ही आपको जानने की जरूरत है? और इनके जो पुरोधा हैं, जिन्होंने किताबें लिखी है, बंच ऑफ जो है, उसमें स्पष्ट तौर पे जो बातें हैं, वो बातों से भी स्पष्ट होता है। ये जिनको मानते हैं सावरकर जी को, सबको पता है सावरकर जी ने क्या किया और कैसे किया। ठीक है, सावरकर जी का एक रूप था जब वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे थे, और जब क्षमा मांगकर जब बाहर आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह हिंदू मुस्लिम
महासभा के, हिंदू महासभा के माध्यम से रहकर क्या क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या रोल संघ ने अपनाया, सबको पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। देश में आज भी जिस तरह बार बार संघ के लोग जो संघ से ट्रेनिंग करके निकले हैं, वो आए दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद श्मशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। चलिए एक विषय पर और टिप्पणी कर दीजिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं हमारा मानना है हर किसी को सपना देखने की इजाजत मिलनी चाहिए। संघ भी सपना देखता है अखंड भारत का, संघ भी सपना देखता है इस देश का पुराना गौरव, पुराना वैभव लौटकर आए। इतना ऐतराज क्यों रहता है? राहुल गांधी मंच से तो बोल रहे हैं कि सबको सपना देखने की इजाजत मिलनी चाहिए, संघ के सपने पर आपको ऐतराज हो जाता है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संघ यदि भारत को अखंड रखना चाहता है, भारत को सुरक्षित रखना चाहता है, भारत के प्रति प्रेम है, तो संघ को भाजपा जो शासित अभी जो शासन चल रहा है इस देश में, जो बार बार भारत को विखंडित करने के लिए जाति और धर्म में बांटना चाहती है, संविधान को नहीं मानती है, कम से कम उस शासन का विरोध करना चाहिए था। और राजनीतिक यदि संगठन है ये नहीं करती है। पाजी, दूसरी बात, संघ की जो सोच है उस सोच में स्पष्ट तौर पे है कि वो उनके विचारों के द्वारा ही भारत निर्देशित होगा। भारत की बहुलतावादी कल्चर चलेगी ये नहीं होगा। भारत की जो लोकतांत्रिक उदारवादी सोच है वो नहीं होगा। भारत की जो सांस्कृतिक पहचान विविधता में एकता है और वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की जो परिकल्पना है वो नहीं होगा। अरे कौन सी भारत की विविधता में एकता पहचान रही है? गुलामी के दौर से गुजरा हुआ देश अगर आजादी के बाद अपनी पुरातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है तो आप इस आधार पर टाल दोगे? लोग आए इस देश पर राज करें और इस देश में अपना मजहब, अपनी संस्कृति थोप दें और उस पर हम गौरवान्वित हो जाएं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, यही हमारी संस्कृति है। जो आता है वो हमारे को जो है इस तरीके से करके चला जाता है। डॉक्टर साहब, इस देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति में भी है कि हम वैश्विक देशों को जो है वसुधैव कुटुंबकम क्या है, विश्व की जो अच्छी चीजें हम उसको स्वीकारें। क्या ये बुराई है? हमने उसको स्वीकारा है। यही भारत है, यही उदारता है भारत की। इसलिए विश्व में हमारी क्या स्वीकारा आपने? करके खंडित ये स्वीकारा आपने विविधता के तहत। क्या महिलाओं के संदर्भ में राहुल गांधी दे रहे हैं इस बात का बयान कि देखो हम लोग महिलाओं को जो है अधिकार देना चाहते हैं, पर महिलाओं को आपके राज्य में मिला क्या था? 3 तलाक। आपके राज्य में क्या मिला महिलाओं को इस देश में? मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में सहूलियत कि 4 शादी कर लेगा एक व्यक्ति। आपके रहते हुए, आपकी सरकार के रहते हुए, आपकी प्रगतिशील सोच के रहते हुए हिंदुस्तान में आज भी एक वर्ग को इस बात के लिए अधिकार संपन्नता दी हुई है कि वो चाहे तो 4 शादियां कर सकता है और उसके बाद में आप कहते हो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप काम कर रहे हो। भागे अजय उपाध्याय जी, आपको स्वयं में आपका ईमान याद देता है ये बात? मैं बोलना चाहता हूं इस पे। बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठा दिया है और इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। ट्रिपल तलाक हो या बाकी जो मुद्दे हैं, हम सब जानते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक परिस्थितियों में इस देश के कुछ नियम, कायदे, कानून और भारत की जो आर्थिक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत हिंदू बिल हमने लाया था। मुस्लिमों के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट अप्रोच हुए थे। ये स्टेट की एक जो लिमिटेशन है, स्टेट इंटरवेंशन कितना किस पर करना चाहिए, ये भी हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत है। कांग्रेस पार्टी का और भाजपा का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा इस देश के सामाजिक सुधार में राज्य स्टेट का कितना इंटरफेरेंस होगा, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप बुद्धिजीवी हैं। क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर एक व्यक्ति को 4 शादियां करने की इजाजत रहनी चाहिए, एक व्यक्ति को 4 बीवी रखने की इजाजत रहनी चाहिए? क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय इस बात की हिमायत करते हैं? हिमायत स्वस्थ समाज में नहीं की जा सकती, लेकिन कानून बना करके आप किसी को रोकना चाहते हैं तो उसमें कम से कम उनके धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखें। यही इस देश की कल्चर रही है और हम नहीं कहते कि वो ठीक है या गलत है। जो गलत है वो गलत है, उसका हम भी विरोध करते हैं, लेकिन सुधार की। देखिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं चलता हूं जितेंद्र तिवारी जी के पास। आजादी से पहले हिंदुओं में भी बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी और परंपरा का, मान्यताओं का अगर हवाला दें तो हमारे पूर्वजों के द्वारा कई पत्नी रखने के तो किस्से हैं। जितने भी महलों में घूमते तो बताते हैं कि यहां इतनी रानियां रहती थी, यहां इतनी रानियां रहती थी। पर इसके बाद भी, आजादी के बाद इस देश के अंतर्गत हिंदुओं के संदर्भ में व्यवस्था बनाई गई
कि एक व्यक्ति एक ही पत्नी रखेगा, लेकिन मुसलमानों के संदर्भ में आपकी सरकार के रहते हुए 4 पत्नियों की व्यवस्था को लगाए रखना, उसके बाद में ये कहना कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित हैं, क्या विरोधाभासी नहीं है? अजय उपाध्याय, आपको ऐतराज है तो आप अपनी बात कहें, फिर मैं जितेंद्र जी के पास चलता हूं। मुझे लगता है कि ये निराधार आरोप है। कांग्रेस पार्टी के जो विचार है, कांग्रेस पार्टी सदैव जाति, धर्म, सेक्स, लिंग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। संविधान की जो मूल भावना है उसका हमने सदैव न केवल आदर किया है, उसको अधिकतम प्रयास किया है कि वो लागू हो। तभी आज 70-75 वर्षों के बाद हम इस स्टेज पर हैं। महिलाओं की क्या शिक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का क्या उत्थान होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में उनका क्या स्थान होना चाहिए, 33% आरक्षण कैसे होना चाहिए लोकल बॉडीज में, ये किसने दिया है पूरा देश जानता है। रोजगार के क्षेत्र में उनकी किस तरह से उपस्थिति आज हुई है, एक दिन में नहीं आया है, आने में समय लगा और हमारी सरकारों ने आने में समय लगा। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय बता नहीं पाए कि अगर इन्होंने नहीं किया 4 शादियों के संदर्भ में प्रावधान, तो फिर जाके किसके द्वारा 4 शादियों का प्रावधान इस देश में लागू हो गया? विचार का विषय डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके लिए। लेकिन मैं जितेंद्र जी के पास आना चाहता हूं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी को लगता है कि आप लोग देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्या करते हैं आप जिसके चलते राहुल गांधी को लगता है कि आप देश के लिए ठीक नहीं है? धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जी। 2 प्रवक्ताओं की बातचीत मैंने सुन ली है और बयान वहां से शुरू हुआ है और ये आपने खंड में रखा है। एक तो राहुल जी गए विदेश, और जब जब वो विदेश जाते हैं, विदेश की धरती पर पहुंचते हैं, तो उनको थोड़ा सा जड़ों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इटली से जड़ें आई हुई हैं जी। जड़ों से जुड़ते ही जब उनको खाद्य पानी मिलता है तो भारत के विरोध में उनके विचार तुरंत सामने आने लगते हैं जी। अब यही कष्ट है, क्योंकि आप यहाँ की जड़ों से जुड़े हुए आदमी नहीं है जी, आपकी जड़ें हैं वो कहीं और हैं। इसलिए जब भी आप विदेश जाते हैं तो आपको भारत की संस्कृति, खासकर हिंदुत्व, इसमें से बहुत सारी चीजें, कमियां दिखाई देने लगती हैं। और फिर आप दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं जिस देश से आ रहा हूं, जिस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जिस देश में अब नेता प्रतिपक्ष भी हो गया हूं, वहां बहुत सारी कमियां हैं। और उस कमियों के लिए वो तो जिम्मेदार है नहीं, क्योंकि 70 साल शासन करने के बाद भी उनने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी। जो कुछ भी कमियां छूट गई हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनके 10 साल के शासन, जो कुछ भी समाज में विभाजन, जो भी कुछ भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पीछे रह गए, अशिक्षा में रह गए, मुस्लिम भी पीड़ित रह गए, पढ़े लिखे नहीं, वो आगे नहीं बढ़े, सरकारों में शामिल नहीं हुए, तो 60-70 साल में तो उन्होंने इतना काम कर दिया था कि वो सब जगह शामिल थे। 10 सालों में कुछ बीजेपी के लोगों ने सबको पीछे कर दिया। क्या है ये, मजाक है क्या? आप दुनिया में जाकर अपने देश का नाम बदनाम करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के नाम पर आप अपने देश के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप कोई एक वाक्य बता सकते हैं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र के मामले में, देश प्रथम के मामले में, राष्ट्रीय एकता के मामले में एक भी उदाहरण वो दिखाएं, और अगर वो उनको देखना हो तो अपने नाना जी से भी देख लें, अपनी दादी माँ से भी देख लें। उनके नाना जी ने ही 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी की परेड में शामिल करने के लिए बुलाया था। इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा कि कश्मीर की सुरक्षा में आपकी मदद चाहिए। कुछ मालूम है आपको? अच्छा, एक बार बताओ जितेंद्र जी, कि आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी की ये नाराजगी इस बात के लिए है कि आप अपने आप को बताते हो अराजनीतिक संगठन और कांग्रेस की घोर विरोधी राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए जुटे रहते हो, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी? क्या ये अपने आप में आपका बड़ा अपराध नहीं है कि आप एक राजनीतिक दल को जो है मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हो? और अगर इसके कारण राहुल गांधी नाराज हैं तो उसकी नाराजगी को आप इतना अन्यथा क्यों लेते हो? नहीं, हम तो बहुत अच्छे से देखिए, उनकी नाराजगी निश्चित तौर पर ये है कि हिंदू समाज को संगठित करने का काम जो 1925 से करते आ रहे थे, जिसको उनके नाना जी ने भी रोकने की कोशिश की, दादी जी ने भी कही, हालांकि दादी जी कुछ हिंदुत्व के समर्थन में रहती, लेकिन इनको जो सत्ता चली गई वो हुआ ये कि 70-75 साल में हिंदू समाज जाति भेद से, बाकी भाषा प्रांत से, इससे थोड़ा सा
अलग हटके हिंदुत्व के नाम पर जुड़ना शुरू हुआ। और जैसे ही अपने स्व के नाम पर हिंदू समाज खड़ा होने लगा, और ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे डरा कर, ये जो डर का शब्द पैदा किया है इन्होंने, ये वास्तव में कांग्रेस का दिया हुआ शब्द है कि डरो मत। अरे आपने मुसलमानों को लगातार डरा के रखा, अपना वोट बैंक बना के रखा। आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को डरा के रखा, अपना वोट बैंक बना के रखा। उससे आपने राजनीति की, और जब वो फेल होने लगी तो फिर दर्द होगा ना कि ये कौन है जो हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, ये कौन है जो हिंदुओं का आत्मबल है, हिंदुत्व है, यहाँ की सनातन संस्कृति है, यहाँ जो आक्रमणकारियों ने जो मन से हमको कमजोर कर दिया था, गुलाम बना दिया था मानसिक रूप से, उससे उठाने का जो काम कर रहे हैं। अरे जिस राम जी के मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वो केवल एक साधारण स्थान नहीं था, वो राम की जन्मभूमि थी, जिसमें एक व्यक्ति ने, आक्रमणकारी ने तोड़ के उसको ध्वस्त कर दिया था, और वहां जो देखने वाले थे उनको दर्द पैदा होता था। उस नाम पर अगर हिंदू समाज इकट्ठा हुआ तो इस चुनाव में उन्होंने फिर वही कार्ड खेलना शुरू किया है। संविधान संविधान, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदुत्व वाले ऐसा करते। ये डर दिखाए कर आप इस बार थोड़ा सा 54-55 से 99 डर की राजनीति जिन्होंने जिंदगी भर की, वो आरएसएस का डर दिखाते हैं। और हिमांशु जी, आखिरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पहले दिन से कहता आ रहा है, स्वयंसेवक संघ, कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के बरामदे में अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए वर्जिश करता है, दंड बैठक करता है, शरीर को बलिष्ठ बनाता है, तो इससे पड़ोसी को नहीं डरना चाहिए अगर वो ठीक ठाक है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे के पूरे हिंदू समाज को एकजुट करके, उसको संगठित करके राष्ट्र के परम वैभव का काम करता है। किसी दूसरे मजहब के बारे में उसके अंदर कोई चर्चा वार्ता नहीं है। अब दूसरों को डराने का काम तो आपने किया है, मुस्लिम समाज को डराने। और आप, मैं एक बात और पूछता हूं, आप खाली हिंदुत्व की बात करते हो, क्या कभी आपने एक बार भी मिशनरी के बारे में बात की जो कन्वर्जन कर रहा है? क्या कभी आपने इस्लाम के बारे में राहुल गांधी के दो शब्द भी सुने? सच्चाई यह है, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को मिर्ची लग जाएगी, कि हमारे राहुल गांधी जी मिशनरी के एजेंडे पे काम करते हैं। हिंदू का खाली ऊपर केवल और केवल जनेऊ पहनते हैं, अंदर से पूरे के पूरे बपतिस्मा पड़े हुए क्रिश्चियन हैं। तो कुल मिलाकर जितेंद्र तिवारी जी की नाराजगी तो सामने है, पर अजय उपाध्याय जी को लगता है इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जितेंद्र जी कह ही चुके थे, अजय उपाध्याय जी को अन्यथा लगेगा, लग गया। जी अजय जी। जितेंद्र जी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि नफरती लोगों के बीच भी जाकर के प्रेम ही बांटते हैं, और राहुल गांधी जी वही प्रेम बांटना है। जो भी भावना इनकी जितेंद्र जी की है, ये भावना यदि ये शाखा में नहीं जाते और न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन में पड़े होते तो ये विचार इनके नहीं आते। क्रिश्चियन के बारे में, मुस्लिम के बारे में, हिंदू के बारे में, जाति के बारे में, अपर कास्ट के बारे में, लोअर कास्ट के बारे में, भैया ये तो कुछ है ही नहीं। हम तो सबको मानते हैं, संविधान हमारा, गीता, बाइबिल और कुरान है, यही हमारा स्वाभिमान है, हमने उसी पर चलना है। राहुल गांधी जी भी उसी पर चलना है। इसको जिस दिन जितेंद्र भाई आप मान लेंगे ना, उस दिन आप, चाहे वो तिवारी हो या उपाध्याय हो या त्रिवेदी जी हो या शर्मा जी हो या द्विवेदी जी हो। अरे वो तो ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, पर जितेंद्र तिवारी जी ने जो सवाल उठाया ना, उस सवाल का उत्तर दीजिए। धर्मांतरण विषय है देश में, मिशनरीज के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की कोशिशें सामने आ रही हैं। आप तमाम विषयों पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं, आपके नेताजी व्यक्त करते हैं। ये राहुल गांधी की कभी चिंता आई नहीं धर्मांतरण के संदर्भ में, क्या कहते हैं आप? आनी चाहिए ना। आरएसएस के विचारक हैं, अपने सरकार मोदी जी और अमित शाह जी से कभी पूछते हैं? पकौड़ा तल रहे हैं यदि धर्मांतरण इस देश में हो रहा है और उस पर आज तक कोई कानून नहीं बना पाए लोग। हम लोगों ने तो कानून बनाया था, हम लोगों ने तो उस पर बहुत सारे काम पहले किए हुए थे। क्या किया है जरा पूछते अपनी सरकार से, जिसका समर्थन सुबह से शाम तक करते हैं। मैं मिर्ची नहीं लगाना चाहता, मैं तो आपको प्रेम के साथ समझाना चाहता हूं। प्रेम के साथ तो ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं इस पर भी तो थोड़ा बताइए। ये कुछ नहीं कर रहे, मान ली आपकी बात, कुछ करते ही नहीं ये लोग तो, डॉक्टर जो बात है। पर राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान सजाए हुए हैं ना। ये धर्मांतरण के मसले पर राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोलते? क्या हम उम्मीद करें कि अमेरिका यात्रा पर है, अगली बार जो उनका भाषण होगा उसमें हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर हो रही धर्मांतरण की कोशिश पर भी कुछ बोलेंगे? ऐसी उम्मीद रखें? आप जरूर प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न का जवाब
आता है उसका जवाब राहुल गांधी देते हैं। कभी वो धर्म नामकरण के सपोर्ट में नहीं, आज तक क्या सपोर्ट में बोला उन्होंने? कभी सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनको कभी क्रिश्चियन बनाने का, कभी मुस्लिम बनाने का, कभी ये है संघ का एजेंडा। अरे संघ का क्या एजेंडा है? कभी वो खुद ही जनेऊ पहन के बताए जाते हैं शेख भक्त जनेऊधारी। तो भाई जब आप बोलते हैं तो उस अनुसार चर्चाओं पे आते हैं। पर बहरहाल मैं रमेश शर्मा जी के पास चलता हूं। रमेश शर्मा जी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रमेश शर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं, ये राहुल गांधी को लेकर इतनी घबराहट क्यों रहती है? ओ पीछे देखो पीछे न्यूए हमने 5-6 करती आई है अब पहले की सरकार, कदा हमने बांट के कदा आपस में लड़वा के, पर जब तक हमने बीजेपी तो वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब तक हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है ना कि इन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। दो के बजाय देश की समस्या के बजाय व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। एक व्यक्ति ने कुछ कहा और दूसरा उस पर टिप्पणी करेगा, दूसरे ने कुछ करेगा। अब सवेरे से शाम तक नेताओं के वक्तव्य देख लीजिए और उसके आधार पर मीडिया की चर्चा देख लीजिए। उसमें कभी भी राष्ट्र की समस्याएं, भविष्य के आने वाली चुनौतियां, पिछली हो जाने वाली गलतियां, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। केवल व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं, छवि बिगाड़ने का ही काम होता है। ये सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है और उसी के तहत राहुल गांधी जी का वक्तव्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी राजनीति सीखे जाना चाहिए, लेकिन उसको भारत के साथ जोड़ करके कहना ये और भारत की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनकी कभी भी किसी नेता को, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, उसको विदेश जाकर के आंतरिक समस्याओं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता निकल गया और जो कहना था उनको कह दिया। भविष्य के राजनेता इस बात की निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। और एक बात जो संघ के समर्थक तिवारी जी हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के नाना जो है वो मिस्टर माइनो है, वो इटली में रहते हैं। और मैं समझता हूं आप जिनकी चर्चा कर रहे थे वो उनके पिताजी कहाँ थे। तो कुल मिलाकर के तो उसको सुधार दीजिए। और दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, यद्यपि संघ को बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं संघ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, संघ भारतत्व की बात करता, राष्ट्रत्व की बात करता है। और कहीं ना कहीं धर्म उनकी समस्या में आता नहीं है, इसलिए उनके पास उनका एक मुस्लिम मंच भी उनका काम करता है, मुसलमानों के भी संघ के लोग काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से संघ जो काम करता है वो कट्टरवाद के विरुद्ध काम करता है। संघ उनके विरुद्ध है जो कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र के विरुद्ध आते हैं। तो राष्ट्र संघ और धर्म के धारा अगर बदल जाती है, मत अगर बदल जाता है, उससे राष्ट्र नहीं बदलता, राष्ट्र उससे रहता है। मैं सब इस लाइन पर है। तो कुल मिलाकर के और संघ को लेकर के वहां कहना पर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि मैं प्यार, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को राजनीति में बढ़ाना चाहता हूं। इसकी भाजपा सराहना क्यों नहीं करती भाई? विदेश में तो वो यही बोल रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूं। निश्चित रूप की कोई बात की गई, भारत की कोई बात की गई तो उसकी निश्चित रूप से सराहना की ही जाना चाहिए। सराहना हो नहीं रही, इसके विषय में आपका क्या कहना है रमेश जी? क्यों भाजपा इतना डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? राहुल गांधी, क्या आपको लगता है कि भाजपा के लिए अब हुआ बन चुके हैं? जिस राहुल गांधी को 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी लायक नहीं है ये बताने की कोशिश की, वो राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द अब भाजपा की पेशानी पर बल डाल देता है। इस बदलाव के संदर्भ में रमेश जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी वाकई अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गए? देखिए, कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे, कहीं ना कहीं उनकी रणनीतिकारों में ये सटीकता आई है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बदला और राजीव गांधी उसके केंद्र में आ गए। आप अगर देखेंगे 16 और 17 के पहले तक एक बदलाव आया है। 16 के बाद राहुल गांधी जी की राजनीति में भी बदलाव आया है, राहुल गांधी जी के स्ट्रेटजी में भी आया है।
और दूसरा उस स्ट्रेटजी को किस प्रकार, मैं कई बार तो मुझे प्रशंसा ही होती है कि कांग्रेस ने क्या स्ट्रेटजी की, कई बार भाजपा उसमें मुझे उलझती नजर आती है। इस लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से ये कांग्रेस की रणनीति थी कि भाजपा उसमें उलझी और मगर कुछ भी उसमें बात करने लगे, संविधान बदल देंगे। ये बात कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी, उन्होंने जो 400 का नारा दिया और उसको लेकर के कांग्रेस ने जो अटैक किया, तो वो संविधान संशोधन, संविधान बदलने पर चलते चले गए। निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस की रणनीति की चर्चा की जाना चाहिए, को आज स्टेब्लिश कर दिया, वरना 2016-17 तक राहुल गांधी जी की स्टेबिलिटी नहीं थी राजनीति में, उनको प्रमुख रूप से नेता नहीं माना जाता था, होता होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति का बदलाव है और इसकी उसको प्रशंसा की जानी चाहिए। तो मैं वापस शरद द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। तय कर लिया आपने, राहुल गांधी को एक कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित करके ही आप लोग मानेंगे, क्या कहते हैं? लंबे अरसे तक आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को राष्ट्रव्यापी नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं भी। अब आपने कहा कि के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं भी। अब आपने कहा कि गैरों पर भी तो थोड़ा सा अपना जो है उदारता दिखनी चाहिए, मोहब्बत दिखनी चाहिए, प्यार दिखना चाहिए। तो आप लोगों ने तय कर लिया है राहुल गांधी जी को भी अब हम बड़ा नेता बनाकर ही मानेंगे, क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी देखिए, ये अगर किसी बात पे टिकते हैं तो हम मानते हैं कि नहीं साहब ये इनमें कोई नेता की, इनमें कोई कैपेबिलिटी है। आप देखें कि इनका ये अकेले व्यक्ति हैं जो हमारे भारतीय राजनीति में जिनका जनता गोत्र भी जानती है, और इनका गोत्र 2 बार बदल चुका है। पुष्कर में इनका गोत्र था दत्तात्रेय, और जब ये उज्जैन आए तो इनका गोत्र बदल के कश्यप हो गया है। तो ये इन्होंने, आप देखें कि जैसे अभी हमारे उपाध्याय जी कह रहे थे कि साहब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मुझे गर्व है कम से कम आज विपक्ष इस बात को मान रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम ना तो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं ना हिंदू हिंदू करते हैं, हम सिख, ईसाई, जैन और पारसी भी करते हैं। आज पारसियों के लिए हम लोगों ने जो जियो पारसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको केंद्र सरकार फंड कर रही है कि जो पारसियों की जो आबादी में कमी आ रही है उसकी कैसे रोकथाम की जाए। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। 168 के ऊपर आप प्रधान, जो गांव के प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इतने भी उनके वोट नहीं है। और ये पार्टी जो मुस्लिम लीग को सेकुलर बता रही है और आरएसएस जो है वो सांप्रदायिक संगठन है, तो ये कौन सी चीज पे टिकते हैं? आप देखें कि इन्होंने हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल दिया है। आप उपाध्याय जी मुझे बता दें कि कौन से एयरपोर्ट पे आपने सिख टर्मिनल बनाया? देखिए मैं जो फालतू समुदाय की नहीं बात करूं, हम सब लोग जो यहाँ पैनल पे वो फालतू समुदाय के, हम तो विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं। जो ईसाई जो है वो विशेष समुदाय में आते हैं। अगर आपने बताइए कि कौन सी इन्होंने सब्सिडी दी जो जेरूसलम जाते हैं या जो वेटिकन जाते हैं, कौन सी सिखों को सब्सिडी दी गई है? बौद्ध धर्म को कौन सी सब्सिडी दी गई है? पहले आप तय करो ना कि राहुल गांधी किसके साथ है। मतलब आपको लगता है कि वो मुसलमानों के साथ हैं या क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ हैं? अभी जितेंद्र जी समझा रहे थे हमें कि राहुल गांधी का संरक्षण जो है वो मिशनरीज के संदर्भ में है। अभी आप इस बात पे शिकायत कर रहे हो कि देखो यार वेटिकन के लिए ये नहीं करते हैं, देखो कितनी गलत बात है। हम समझ ही नहीं पा रहे आप लोग हो क्या? इनका जो है वो एक खाली एक विशेष समुदाय, उस विशेष समुदाय के साथ 107 और विशेष समुदाय हैं। मैं फालतू समुदाय, हिंदू तो फालतू समुदाय है, मैं हिंदुओं की बात थोड़ा स्पष्ट हो जाए। शरद जी, आपने बड़ी गंभीर स्तर पर इस चर्चा को लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसके साथ है? मुसलमानों के संदर्भ में साथ हैं या क्रिश्चियन मिशनरीज के संदर्भ में साथ हैं? जितेंद्र जी के स्तर पर बातचीत से ऐसा लगा था कि राहुल गांधी की जड़ें मूलतः इटली से हैं, वो मिशनरीज को संरक्षण दे रहे हैं, धर्मांतरण की कोशिशों में कहीं ना कहीं उनकी सद्भावना है। आप बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं कि वो बाकी लोगों के संदर्भ में नहीं है, ये क्रिश्चियन के संदर्भ में भी वो कोई महत्व नहीं देते हैं, उनका जो भी महत्व है वो मुसलमानों के संदर्भ में, इस्लाम के संदर्भ में। थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्या अनुभव आया आपको? 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपने तो अंदर तक पहुंच गए होंगे कि राहुल गांधी क्या करते हैं। क्या दिखा राहुल गांधी के संदर्भ में आपको? देश विरोधी ताकत के साथ खड़ा है, कांग्रेस चीन के साथ खड़ा है, कांग्रेस जाकिर नाइक के साथ खड़ा है, 370 के खिलाफ कांग्रेस खड़ा है। और गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था, कहने लगे कि जब तक कांग्रेस का वजूद है तब तक 370 खत्म नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस का वजूद तो उसी दिन खत्म हो गया।
तो ये इन्होंने, आप देखें कि इन्होंने अब वो गुलाम नबी आजाद तो आपके साथ खड़े हो गए, कांग्रेस का वजूद तो बना हुआ है, पर गुलाम नबी आजाद का कहीं वजूद नहीं रहा। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये है कि जो मुसलमान चार शादी करेंगे उसको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मुसलमान चार शादी करेंगे लेकिन शरिया का क्रिमिनल लॉ नहीं लगेगा, हाथ पैर नहीं कटवाएंगे, लेकिन मुसलमान चार शादी करेंगे उसके लिए ये तैयार थे। लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है जब हिंदुओं पे कानून बनता है। अरे तो आपको भी कहां दिक्कत है? वो चार शादियों पर आपने भी कहां प्रतिबंध लगाया? बस एक 3 तलाक के नाम पर ही आप लोग बहला रहे हो। ये 4 शादियां क्यों नहीं रोक रहे आप? 10 साल से सरकार है ना, 11वां साल चल रहा है। महिलाओं की समानता के लिए संघर्षरत होना आप, महिलाओं को समान स्थिति में देखते हो ना आप, नारी शक्ति का पूजन वंदन अभिनंदन करते हो ना आप, क्यों नहीं रोक रहे आप? सीए हम लेके आए हैं, इनको दिक्कत है कि हिंदू। देखो शरद जी, आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो। आपसे तो ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कुशल प्रवक्ता हो आप। देखो कितना स्पष्ट सवाल है आपसे। दमदार सरकार है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, मजबूत नेता है, मजबूत नेतृत्व है, संपूर्ण समर्थन है, तो 4 शादियों पर प्रतिबंध के संदर्भ में अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसका डर आपको यह कार्रवाई करने से रोक रहा है? हिमांशु जी, हम कानून ला रहे हैं, हम 370 खत्म किया है, हमने 3 तलाक खत्म किया है, सीए हम ले आए हैं। समस्या इनको सिर्फ ये है कि जब हिंदू एकत्रित होगा तब इनको दिक्कत होती। के पुनमुंडी साहब ने खुद कहा है, जो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि साहब सनातन धर्म को खत्म करने के मामले में इंडी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, जिसका खंडन कांग्रेस ने नहीं किया है। तो यह तय है कि इनको सनातन धर्म से दिक्कत है। आज तक इनका 50 साल का कार्यकाल था, जब ये खुद सत्ता में केंद्र में मेजॉरिटी में थे, तब इन्होंने कभी जो जातिगत जनगणना की बात नहीं करी। नेहरू जी ने उसकी खिलाफत करी, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन को छपने नहीं दिया, पब्लिश नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही हिंदू एकत्रित हुआ, हिंदू इकट्ठा हुआ, अब इनको ये साहब आ गया है कि नहीं साहब, हमको जाति और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किस तरह हम इनको तोड़ के रखें। तो आप इस विषय पर नीतीश कुमार से भी इतने नाराज क्यों नहीं रहते जितना आप राहुल गांधी से नाराज हो भाई? उनसे तो आप बड़े गले मिल रहे हो। किनसे? नीतीश कुमार जी से, आपके परम सहयोगी, उनसे तो आप बड़े गले मिल रहे हो। वो सबसे बड़े हिमायती है जाति आधारित जनगणना के। नहीं, खिलाफ तो हम भी नहीं है। अच्छा, समस्या ये है कि ये पार्टी कर्नाटक में तो जाति जनगणना हो गई, क्यों नहीं लागू कर रहे? अरे अभी पहले शरद जी, आप जो है ना विषादर तुरंत करने लगते हो। अभी आप इस बात पे नाराज है कि देखो कांग्रेस तो जाति आधारित जनगणना का समर्थन नहीं करती थी। अभी मैंने सवाल करे तो बोले हम भी समर्थन करते हैं। तो फिर जब आप समर्थन करते हो तो कराओ ना, किसने रोका है? नहीं, तो ये इनको जवाब देना चाहिए। ये तो हमसे ज्यादा बड़े समर्थक हैं। इनको कर्नाटक में तो ऑलरेडी हो चुका है, वहां तुरंत खटाखट लागू करना चाहिए। हिमाचल में तुरंत करवा के लागू कर दें। अरे वो तो इनके हाथ में। मतलब देश में सरकार आपकी, जनगणना कराने का काम आपका, करे ये तो फिर जाके जब उनकी सरकार बन जाएगी तो करा देंगे देश में। बोल ही रहे हैं राहुल गांधी जी। आपकी बातचीत ऐसा लग रहा है कि आप भी इच्छुक हो गए हो कि वो सरकार बनाए, वो जाति आधारित जनगणना कराए, क्योंकि आप तो नहीं करा रहे हो। पर मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आना चाहता हूं। हार कर भी अपने आप को जीता हुआ कैसे दिखाया जाए, ये हमें राहुल गांधी से समझ में आ रहा है। राहुल गांधी 2024 के चुनाव में एक बार फिर हार गए। 100 सीटें भी नहीं आई कांग्रेस की, 272 चाहिए होती है स्पष्ट बहुमत के लिए। इंडिया गठबंधन की भी सीटें नहीं आई जिससे सरकार बन सके। सरकार बनी भाजपा के नेतृत्व में। पर राहुल गांधी ऐसे जता रहे हैं कि देखो मैं जीत गया। ये हार कर भी जीतने का हुनर, इसमें थोड़ा डॉक्टर अजय उपाध्याय बताओ ना। बोले वो मैं संविधान लेकर चला, जनता मेरे साथ आ गई, और इतना साथ आ गई कि मेरी 100 सीटें भी नहीं आई। क्या कहते डॉक्टर अजय उपाध्याय इस मुग्धता पर, और बोले तो आत्ममुग्धता पर? राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी, हम लोग आत्ममुग्ध हो ही नहीं सकते। हम लोग जो लड़ाई है जनता की सड़क से संसद तक लड़े, मुद्दों पर लड़े, विचारों की जो राजनीति होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाने का, जनता के संघर्षों को आगे ले जाने का प्रयास किया। जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया हम सबने स्वीकारा। हाँ, ये बात जरूर है
आत्ममुक्ता तो 400 पार के नारों के साथ थी। सबने देखा कैसे 400 पार का डंका बज रहा था पूरे भारत में, और रिजल्ट क्या आया? 63 सीट का। हालत ये हुई कि भाजपा संसदीय दल की बैठक कराने में भी मोदी जी डर गए, और अचानक एनडीए के समर्थन से, उन लोगों के समर्थन से जिनकी शरद द्विवेदी जी ने अभी चर्चा भी की कि वो खुद ही मक्का मदीना जाने के लिए अलग से 1 लाख रुपए का कंटिजेंसी दे रहे हैं, टीडीपी नायडू साहब के साथ जो है होकर के अपने लोगों का भी समर्थन लेना उचित नहीं समझा। अब जीता कौन हारा कौन सबने देखा। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जी पर पहले भी और अब और उन पर प्रहार दिन प्रतिदिन शब्दों के वाणी से भी और व्यक्तिगत लेवल पर भी उन पर हो रहा है, डरा कौन है ये भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। अरे डॉक्टर जो बात है विषय पर रहो ना। राहुल गांधी ने बोला कि इस चुनाव में दिख गया कि हम अपने संविधान, धर्म और राज्य पर हमला स्वीकार नहीं करेंगे। अरे सरकार बना लिए क्या आप? जिनके संदर्भ में आप बता रहे थे कि ये संविधान पर हमला कर रहे हैं, जिनके संदर्भ में बता रहे थे कि ये देश की जो विविधता में एकता की संस्कृति है उस पर खतरा है, जिनके संदर्भ में ये आप बता रहे थे कि ये फासिस्टवादी शक्तियां हैं, पर देश ने चुना तो उनको ही ना डॉक्टर उपाध्याय। चुनकर भाजपा ही आई है, चुनकर एनडीए ही आया है। देश में सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है। डॉक्टर साहब एकदम, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और सरकार भी उनकी बनी है, लेकिन जो सरकार की जो इकबाल था वो इकबाल खत्म हो गया है। यदि वो इकबाल खत्म नहीं होता, और जिस तरह से लगातार 4 से 5 कानून पिछले 3 महीने में विड्रॉ करना पड़ा मोदी जी जैसे लोगों को जो अहंकार में चूर होते थे, किसान 700 मरे थे, उसका कानून इनको वापस करने में साल भर लग गए, मजबूरी में वो भी चुनाव में किया था। अब तो 3 महीने के अंदर तो मतलब डॉक्टर उपाध्याय आप इस बात से बेहद खुश है कि देश में अब मजबूत सरकार की जगह एक लाचार सरकार है आपके अनुसार, और ये आपकी बड़ी उपलब्धि है कि देश में अब मजबूत सरकार नहीं है, ये कहने का आशय आपका? नहीं, लाचार सरकार मैं कभी चाहता भी नहीं। कांग्रेस पार्टी चाहती है देश में सरकार मजबूत हो, निर्णय मजबूत हो, लेकिन सरकार जो है जनता के मुद्दों पर जनता को भरोसे में लेकर के करे। लोकतंत्र का तकाजा यही है। जो तानाशाही करता है वो कभी भी जनता के भावना को नहीं समझता, अपनी मन की। अरे डॉक्टर उपाध्याय मानने को तैयार नहीं है। 2014 2019 में स्पष्ट जनादेश मिला भाजपा, 2024 में भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी राहुल गांधी को लगता है जीते वो हैं। जितेंद्र तिवारी जी का कुछ मन करता है राहुल गांधी की इस समझ पर, इस मुग्धता पर, इस प्रसन्नता पर कहने का? राहुल गांधी जी की जो ट्रेनिंग हुई है ना जी, तो 2-3 लोगों का बड़ा योगदान है। चिदम्बरम साहब, दिग्विजय सिंह साहब, ये वो लोग हुआ करते थे जिन्होंने इनको सिखाया है कि भगवा आतंकवाद का नाम कैसे ले रहा हूं। ये भगवा आतंकवाद भी इन्होंने विदेश में बोला था पहली बार। मैं केवल विषय पर रहना चाहता हूं क्योंकि पूरा देश पूरे सन 47 से और सन आजादी के आंदोलन में जाऊंगा तो बहुत कुछ खड़ा। राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा, हिंदुत्व और भारत के खिलाफ बयान, ये सारी शुरुआत जब से हुई है तब से लगातार जारी है। विदेश में जाना, भारत को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करना, हिंदुत्व को कोसना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसना, भगवा आतंकवाद का नारा देना, ये सारा काम वो पिछले 12-14 साल से करते चले आ रहे हैं। इनके गुरु श्री दिग्विजय सिंह जी ने 2009 के अटैक के बाद जो कहा, आपको बड़ी ईमानदारी से हिमांशु जी बता रहा हूं कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कोर्ट किया वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाद में जाके कोर्ट हुआ कि साहब ये हम नहीं कह रहे, ये जो बॉम्बे में हुआ था ये पाकिस्तान वगैरह ने नहीं कराया था, ये तो साहब आरएसएस वालों, ये देखो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, ये देखो चिदम्बरम साहब का बयान है, करकरे की मौत में तो कुछ आरएसएस वाले लोगों भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये जो भगवा आतंकवाद, ये नहीं कर रहे थे, ये केवल आरएसएस को गाली दे रहे हैं। इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक इस तरीके से राजनीति की है जो भारत के खिलाफ जा रही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वैचारिक स्तर पर अगर नफरत मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं तो इतना नफरत का मत सामान भर के रखिए, और नफरत केवल आपकी एक ही वर्ग से है। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान क्यों? जितेंद्र तिवारी जी का यह सवाल है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं रमेश जी आपके पास आता हूं और जानना ये चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जो चुनाव के दौरान विदेश जाते हैं
और विदेश में जो बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत जो देश में चर्चा का विषय बनती है, ये कांग्रेस की जड़ों में पानी डालती है या मठा डालती है रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर उनकी जो सारी की सारी बातचीत है, जैसा कि मैंने कहा है, आजकल मीडिया को ध्यान में रख करके हो गई। किस बात को कहना जो मीडिया में सुर्खियां बनेगी, और मोटे तौर पर भारत का मूल विचार है, भारत का मूल जो मानसिकता है, विचार नहीं मानसिकता है, मनोविज्ञान है, वो भूलने का मनोविज्ञान है। 4 दिन पहले आपने क्या कहा और आज उसको क्या कहेंगे, तो कुल मिलाकर के चर्चाओं में रहने के लिए राहुल गांधी ये काम करते हैं, और स्वाभाविक रूप से उनकी ये रणनीति कहीं ना कहीं चर्चा में रहने की सफल होगी। 4 दिन पहले कांग्रेस की अगर देख लें तो 4 दिन पहले, कुछ दिनों पहले वो जातिगत जनगणना पर उनकी अलग राय थी, आज जातिगत जनगणना पर उनकी अलग राय है। तो कुल मिलाकर के समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और कुछ चीजें हैं जिसको निरंतर दोहराते रहना, तो वो निरंतर उसमें दोहराते चले जा रहे हैं। खास तौर से संघ को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो कितनी बार कांग्रेस ने संघ की प्रशंसा की है और कितनी बार कांग्रेस ने संघ की आलोचना की है। तो देशकाल परिस्थितियों के तहत आज की राजनीति होती है। 2 उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गांधी जी 1934 में वर्धा में संघ के एक शिविर में गए। इसके साथ साथ सितंबर 1947 में दिल्ली की हरिजन बस्ती में गए, जो हरिजन अखबार गांधी जी का निकलता है, उसका उन्होंने स्वयं विवरण छापा। तो कुल मिलाकर कहीं आलोचनाएं, गांधी जी ने पहले उसकी आलोचना की, तो प्रशंसा की, और अब कांग्रेस उसकी आलोचना कर रही। इंदिरा जी ने विशेष विमान के साथ अटल जी को संघ प्रमुख से मिलने नागपुर भेजा था 1971 के युद्ध में। तो कुल मिलाकर के यहाँ अर्जुन सिंह जी एक बार 1980 में जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय मजदूर संघ का यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उसमें आकर के उन्होंने संघ की संगठन शक्ति की प्रशंसा की। तो कब उनको प्रशंसा करना, कब उनको आलोचना करना, ये स्वाभाविक रूप से है। और मैं समझता हूँ राजनीति के लिए तो जो आवश्यक होता है वो कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, और वो अपनी इस रणनीति में सफल हैं। रणनीति में सफल है। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर अब वो ऊंचाई ले चुके हैं जिसमें उनके दिए हुए बयान विमर्श का हिस्सा बनते हैं। एक नेता के तौर पर यह अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रमाणीकरण है कि उसकी बात को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, प्रतिपक्ष भी गंभीरता से ले रहा है। राहुल गांधी अमेरिका में बोल रहे हैं और देश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री उस बयान पर बयान दे रहे हैं, तो तय मानिए कि राहुल गांधी नेता के तौर पर ऊंचाई ले रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई तय कर लिया है कि राहुल गांधी को बहुत ऊंचे कद का नेता के तौर पर उन्हें तैयार करना है? करना है तो फिर जाके डॉक्टर अजय उपाध्याय को इतनी नाराजगी की क्या? अजय उपाध्याय जी को बधाई भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश के संदर्भ में। और कुल मिलाकर विमर्श इस देश की संस्कृति रहा है। विविधता में एकता इस देश की संस्कृति है या नहीं पता नहीं, लेकिन यह देश शुरू से संवाद का हामी रहा है, विमर्श का हामी रहा है। अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है और उस पर अगर यह विमर्श हो रहा है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का द्योतक है। लोकतंत्र की मजबूती बनी रहनी चाहिए। इस इच्छा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम